नमस्कार मित्रों, मैं बद्री विशाल चारण, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीए तृतीय वर्ष के इतिहास पेपर द्वितीय में विश्व इतिहास के एक प्रमुख विषय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय व इटली का एकीकरण के प्रथम पार्ट का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में क्रांति हुई, जिसने समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व के सिद्धांतों को राजनीति में प्रवेश कराया। साथ ही इसने राष्ट्रवाद की भावना को भी बलवती किया। यह राष्ट्रवाद इस बात से प्रेरित था कि राष्ट्र और राजा अलग अलग हैं। राष्ट्र की सत्ता राजा के बाद भी थी, राजा के बाद भी रहेगी, वह राजा से पहले भी थी। और राष्ट्र एक निश्चित सीमाओं, भौगोलिक सीमाओं से मिलकर बनता है, जिसमें निश्चित सांस्कृतिक व निश्चित प्रकार के लोग रहते हैं। इसी राष्ट्रवाद ने पूरी 19वीं शताब्दी में यूरोप को परिचालित किया। इस राष्ट्रवाद ने एक तरफ जहां इटली व जर्मनी जैसे राज्यों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साथ ही उग्र राष्ट्रवाद ने कालांतर में उपनिवेशवाद की प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया। अब राष्ट्रीय राज्य की भावना से प्रेरित होकर नए राष्ट्रों ने अपनी विशाल सेना बनाई। नए क्षेत्रों को जीतने के लिए इन्होंने कोशिशें प्रारंभ की। ये राज्य, जिन नए राज्यों का एकीकरण हुआ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण थे इटली व जर्मनी। 18वीं शताब्दी में स्पेन, ऑस्ट्रिया और फ्रांस की कूटनीतिक स्पर्धा के कारण इटली छोटे छोटे अनेक राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों के विभिन्न राजवंश यूरोपीय कूटनीति द्वारा स्थापित हुए थे और वे विदेशी थे तथा उनका इटली के प्रति कोई भावनात्मक लगाव भी नहीं था। इन राज्यों में इस समय तक जनता भी अपने अपने राज्य के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी, अर्थात उनमें स्थानीय भावना बद्धमूल थी। फ्रांस की क्रांति का इटली पर भी प्रभाव पड़ा था। राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने से इतालवी विचारकों एवं बुद्धिजीवियों को इटली के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने की प्रेरणा मिली। नेपोलियन ने उत्तरी इटली के संगठित करके एक समान प्रशासनिक व्यवस्था, विधि और कर प्रणाली दी। इस एकीकृत व्यवस्था ने राष्ट्रीयता की भावना को बलवती बना लिया, किंतु 1815 में वियना कांग्रेस ने इटली के साथ अनुचित एवं प्रतिक्रियावादी व्यवहार किया। क्रांति पूर्व के राज्यों एवं राजवंशों को पुनः स्थापित कर दिया गया। लोम्बार्डी और वेनेशिया को ऑस्ट्रेलिया के अधीन कर दिया गया। मध्य इटली में प्रतिक्रियावादी पोप की सत्ता स्थापित कर दी गई। इस प्रकार इटली को पुनः विभाजित कर राष्ट्रीयता को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया। इसी समय इटली में राष्ट्रीय विचारों की बयार बह रही थी। फलतः सभी राज्यों में स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी, लेकिन ऑस्ट्रिया के दखल के कारण यह राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्र रूप से नहीं चलाया जा सकता था। इसलिए राष्ट्रीय लोगों ने अनेक गुप्त संस्थाएं स्थापित की। इनमें कार्बोनरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह संस्था गुप्त रूप से कार्य करती थी और इसका मुख्यालय नेपल्स था। इस संस्था के दो उद्देश्य थे: विदेशियों को इटली से बाहर निकाला जाए तथा दूसरा था संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त की जाए। 1820 में नेपल्स में विद्रोह तथा 1830 और 1848 में हुई क्रांतियों में इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान था।
1830 के विफल विद्रोह के बाद कावूर ने युवा वर्ग में निहित अथाह शक्ति को समझा और 1831 में यंग इटली नामक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी संस्था की स्थापना की। शीघ्र ही इस संस्था ने कार्बोनेनी का स्थान ले लिया। इस संगठन के उद्देश्य अपेक्षाकृत अधिक निश्चित थे और उसका नेतृत्व अधिक गतिशील था। कैटलबी के अनुसार यंग इटली ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा, साहित्य और यदि आवश्यक हुआ तो सशस्त्र क्रांति का सहारा ग्रहण किया। इस समय इटली के राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। विचारकों में गणतंत्रवादी मेजिनी प्रमुख था। इसके अलावा कारदूसी, फास्कोलो, एल्फराई जैसे लेखकों ने राष्ट्रीय आंदोलन को अपनी वैचारिक शक्ति के द्वारा गहन, व्यापक और लोकप्रिय बनाया। यह वैचारिक आंदोलन इटली के इतिहास में रिसार्जोमेंटो अथवा पुनर्जीवन के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार हेज के अनुसार रिसार्जोमेंटो इटली के पुनर्जीवन का आंदोलन था जिसमें राष्ट्र के सभी क्षेत्र को अनुप्रेरित किया था। क्रांतियाँ, विद्रोह और एकीकरण। जनता में उठते राष्ट्रीयता के उफान ने विद्रोह एवं क्रांति का मार्ग बनाया। 1820 में नेपल्स में, 1821 में पीटमांड में संविधान की मांग पर जनता का विद्रोह हुआ जिसमें कार्बोनेरी का प्रमुख भूमिका थी। इन विद्रोह को ऑस्ट्रिया ने दबा दिया। इसी प्रकार 1830 की जुलाई क्रांति यद्यपि असफल हो गई किंतु अस्पष्ट हो गया कि ऑस्ट्रिया ही इटली की राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा शत्रु है। 1848 में इटली के देशभक्तों ने राष्ट्रीय एकता के लिए पहला गंभीर प्रयास किया था। इटली के समस्त राज्यों के क्रांतिकारियों ने इस संघर्ष में भाग लिया किंतु क्रांति तो फिर भी असफल हो गई। इस संबंध में कैटलबी का मत है कि यद्यपि राष्ट्रीय आंदोलन और गणतंत्रीय प्रयत्न असफल हो गए थे फिर भी इस विफलता में भी सफलता के बीच थे। यद्यपि अब इस बात की आशा पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी कि पोप संयुक्त इटली का नेतृत्व करता, फिर भी एक अन्य शक्ति सार्डिनिया स्थिति में आ गई थी। इटली के इतिहास में प्रथम बार सभी लोगों ने एक ही उद्देश्य के लिए आवाज़ उठाई और पहली बार पीटमांड वासियों ने संपूर्ण इटली की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया। अब इस पृष्ठभूमि को कि किस प्रकार इटली में अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, किस प्रकार ऑस्ट्रिया की भूमिका थी और किस प्रकार इटली में एक बौद्धिक नेतृत्व जन्म ले रहा था और किस प्रकार छोटी छोटी असफल क्रांतियों ने इटली में वृहद एकीकरण के लिए भूमिका तैयार की थी। इसके आगे हम इटली के एकीकरण में आने वाली बाधाओं को जानेंगे। इटली के राष्ट्रीय एकीकरण में अनेक बाधाएं थी जिनमें अर्धशती तक राष्ट्रवादियों को जूझना पड़ा। ये प्रमुख बाधाएं अथवा कठिनाइयाँ निम्नलिखित थी। प्रथम, सदियों से अनेक राज्यों में विभाजित रहने से इटली के लोगों में प्रांतीयता की भावना ने जड़ें जमा ली थी। यद्यपि मेजिनी जैसे विचारक राष्ट्रीय भावना के प्रसार में जुटे थे तथापि निम्न एवं गरीब वर्ग अभी तक इस भावना से काफ़ी दूर था। इटली के राज्यों के शासक विदेशी जैसे हैब्सबर्ग, बुर्बो राजवंशों से संबंधित थे, इसलिए उनमें राष्ट्रीय आकांक्षा से कोई सहानुभूति नहीं थी। इसके विपरीत एकीकरण से उन्हें अपनी निरंकुश सत्ता छीन जाने का भी भय था। तीसरा, इटली के एकीकरण में पोप का राज्य भी एक बड़ी बाधा थी क्योंकि पोप के साथ छेड़छाड़ का अर्थ था पूरे यूरोप की कैथोलिक जनता को नाराज कर देना। जैसा कि आपको विदित है 18वीं शताब्दी में जनता पर धर्म का अत्यधिक प्रभाव था। वह यूरोप एक ईसाई प्रधान महाद्वीप था जिसके अधिकतर राष्ट्र पोप की सत्ता को मानते थे। कई बार ऐसा देखा गया था कि मजबूत राज्यों को भी पोप के सामने झुकना पड़ता था। अतः इटली के बीचों बीच स्थित रोम का साम्राज्य इटली के एकीकरण में एक बहुत बड़ी बाधा थी और इस बाधा को दूर या बिल्कुल शांत किए बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं था। चौथा, ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा था। लोम्बार्डी तथा वेनेशिया पर तो उसका सीधा शासन था ही,
साथ ही कई छोटे छोटे राज्यों में उसके राजवंश के शासन सत्तासीन थे। इन सबसे ऊपर ऑस्ट्रिया राष्ट्रीयता, उदारवाद और परिवर्तन का कट्टर शत्रु था और इटली को विभाजित और अपने प्रभाव में रखना चाहता था। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इटली का एकीकरण, यथार्थ से धरातल की ओर व कुछ अन्य मुद्दों पे, इसी टॉपिक के अन्य मुद्दों पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।